हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स। और आज हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ, उसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे कूलम्स लॉ हमारे क्लास 12th में भी है, लेकिन इसका क्विक रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी है। तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो कि हमने पहले लेक्चर में भी किया था। कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक को हमने नाम दे दिया कैपिटल क्यू और दूसरे को नाम दे दिया स्मॉल क्यू। एक को नाम दे दिया कैपिटल क्यू और दूसरे का नाम दे दिया स्मॉल क्यू। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमने देखा था वहां पे कि जो एक कोई चार्ज पॉइंट है वो दूसरे चार्ज पॉइंट पे क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था? फोर्स लगा रहा था। तो जनरली कूलम्स लॉ जो है वो हमको क्या बताता है कि जो एक चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन या अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पर। ये हमको कौन बताता है? ये हमको कूलम्स लॉ बताता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ लिखिए। मान लीजिए अगर हमारे पास ये चार्ज है, तो अगर हम इसकी कोई रेडियस है, इसकी कुछ फील्ड है, ठीक, वही रेडियस, इस रेडियस की कुछ हमने कह दिया यहाँ पे आर रेडियस है, उस आर रेडियस की कुछ इसकी फील्ड है। और जब हम इस फील्ड के अंदर इस चार्ज को लेके आते हैं तो ये चार्ज जो है वो एक फोर्स महसूस करने लगता है, एक फोर्स महसूस करने लगता है। और हम अगर कहते हैं कि ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू है, ठीक है, तो ये जो प्लस स्मॉल क्यू होगा जिसको हम लोग जनरली टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो टेस्ट चार्ज जब इसके अंदर जाएगा, इस फील्ड के अंदर जाएगा, तो कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करने लगेगा, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करने लगेगा। तो कूलम्स ने हमको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक ये सेटअप तैयार किया था और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जज किया था कि जो यहाँ पे फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, यानी कि Q और Q के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट पे। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर इनके बीच की मान लीजिए हमने डिस्टेंस दे दी d, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये कूलम्स ने एक्सपेरिमेंटली जज किया था। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या जज किया था कि जो इन दोनों के पे लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये अपोजिटली चार्ज होंगे, ठीक है, तो यहाँ फोर्स ऑफ क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। और अगर ये लोग सेम चार्ज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने यहाँ पे स्क्वायर डी का स्क्वायर करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा। तो इससे हमारी कुछ डेफिनेशन बनेगी, यहीं से हम डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो पहले तो लिखते हैं कि हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता है। हेडिंग डालेंगे COULOMBS, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता है? कूलम्स लॉ states that the force of attraction or the force of repulsion between any two charges is directly proportional
is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो यहां से कूलम्स लॉ के जरिए हम कुछ एक इक्वेशन बना सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 Q2. F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. F is inversely proportional to R square. और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा F जो होगा वो मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमें कुछ यहां से इक्वेशन मिल जाएगी। और K क्या है, यहाँ पे K जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। K जो है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है इन द केस ऑफ एयर, और वैक्यूम जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट इसको देखिए, K को यहां रखते हैं और ऊपर लेके जाते हैं तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। और ये वैल्यू किसकी है, K की वैल्यू है। K क्या है, K हमारा एक कांस्टेंट है, जो यहाँ पे हमने जो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो K कांस्टेंट लगाया, तो ठीक है ये K की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो अभी हमें यहां तक ये पता चल गया। लेकिन बात आती है कि जब हम इन दोनों चार्जेस को किसी वैक्यूम की जगह हम किसी मीडियम में डाल दें, जैसे हमने ऑयल में डाल दिया किसी, या हमने वाटर में डाल दिया किसी, या हमने किसी ग्लास के बीच में इन दोनों को रख दिया। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब क्या K की वैल्यू यही होगी, नहीं, तो K की वैल्यू दूसरी हो जाती है। तो देखा गया कि जब K की वैल्यू बदल रही थी तो उन्होंने इस K को चेंज करके जो K की रियल वैल्यू है वो रखी गई। ठीक है, K की वैल्यू बनाई गई और K की एक इक्वेशन बनाई गई जो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या होता है परमिटिविटी मतलब चार्ज को परमिट करना। ठीक है, चार्ज को परमिट करना, अपने अंदर से गुजारने देना। ठीक है, परमिटिविटी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए, जब वहां पे कोई भी मीडियम ना हो बीच में ना हो तब के लिए ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जब वहां पे फ्री स्पेस हो, कोई भी मीडियम ना भरा हो। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक, 10 टू पावर -12। और देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये K के बराबर है ना, और K की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, K का इन्वर्स करना पड़ेगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो K नीचे आएगा। ठीक, तो K की जो यूनिट होगी बस उसको पकड़ देते, उसकी यूनिट बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कूलम्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी वैल्यू बन गई, किसकी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट कब के लिए है, इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम के लिए है। ठीक, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये मोटी कुछ इस तरीके से बन गई कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी F की इक्वेशन बन गई। ये क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस।
ठीक है, तो अगर चार्ज हमारे दोनों सिमिलर नेचर के होंगे, अगर चार्ज हमारे सिमिलर नेचर के होंगे तो जो ये फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ये फोर्स रिपल्सिव होगा। और अगर यही चार्ज जो है वो दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारी इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह, मतलब हम एयर की जगह कोई मीडियम भर दें, तब हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो तब फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब फोर्स निकालने के लिए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेके आए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस क्यों है ये भी बताते हैं। जो K होता है वो जनरली रेशियो होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ एनी मीडियम, ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। भाई ये फ्री स्पेस की थी जब कुछ भी नहीं था, जब वैक्यूम था या एयर था, तब ये एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट जो है ये एयर और वैक्यूम का है, तो एप्सिलॉन क्या होगा, किसी मटेरियल का होगा। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल है। क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल। वाटर की हो सकती है ये, ठीक, वाटर के केस में इसकी वैल्यू होती है 80। ठीक है, 80 कूलम्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और जो K होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और E को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो मान लीजिए अगर फोर्स किसी दो ऐसी जगह लग रहा है जहां पे कोई मीडियम भरा हुआ है, ऐसी जगह लग रहा है जहां पे कोई मीडियम भरा हुआ है, तब के केस में इक्वेशन क्या होगी फोर्स की, ये हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तब के केस में होगी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या रखना होगा, एप्सिलॉन नॉट को की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से के एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे और क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के इंटू एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू आई उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, और इधर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन तब बन जाएगी जब हमारे चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हो, मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो। क्या भरा हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें एक और चीज पता लगेगी, देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, और अगर इस इक्वेशन में फोर्स का जो सिंबल है वो F नॉट कर दें। ठीक है, जब चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं था, तब इक्वेशन हमारी ये थी, और जब चार्जेस के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया तब इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमारा क्या बनेगा, F इक्वल टू देखिए ये पूरा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये पूरा तो जो हमारा है ये तो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, एप्सिलॉन नॉट तक पूरा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही का तो है। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो उठा के यहाँ पे क्या रख देंगे, एफ नॉट रख देंगे, क्या रख देंगे, एफ नॉट रख देंगे, एफ नॉट रखेंगे और बचा नीचे क्या के, एफ नॉट और नीचे क्या बचा के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो हमारा जब मीडियम में आ जाता है, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ जाता है, उसके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कुछ घट जाती है, बाय फैक्टर के घट जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू जब चार्जेस के बीच में जब कुछ ना हो तब जो फोर्स होगा उस फोर्स से के फैक्टर लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक हमने ये चीज समझी। तो ये चीज जो हमने समझा पहले उसको एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमको ये बताता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर पे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है तब उसकी जो वैल्यू होती है वो जब उसके बीच में कुछ नहीं हो उसके के फैक्टर से घट जाती है, ठीक। और यहाँ पे हमने जो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको स्टार्टिंग में हमने के कहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता की कि 9 × 10⁻⁹ होती है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता की कि 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। और के क्या होता है, जो के हमारा दूसरा कांस्टेंट है, कि हमारा जो दूसरा कांस्टेंट है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, E नॉट होती है, जहां पे E जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है और E नॉट जो होता है वो हमारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये चीजें समझी। अब इसके बाद बस दो ही टॉपिक बचते हैं। एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये कहता है अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसमें मल्टीपल चार्जेस को हम रख दें, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6, हम मल्टीपल चार्जेस को रख दें और उसी में एक अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखें, इस बार हम टेस्ट चार्ज Q नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक। और तो जो इस टेस्ट चार्ज पे जो इन सब की वजह से फोर्स लगने वाला है वो जो है वो इसकी वजह से पहले लगने वाले का, इन दोनों का पहले फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, फिर सबको उठा के सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको सम कर देंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इन सब की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन सबके बीच में लगने, मतलब इसके ऊपर इन सब की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा उसका सम हो, ठीक। यहां पे हम लोग लिख के दिखाते हैं कि पहले जो F ऑन Q नॉट, या फिर हम यहां पे अगर कह दें Q7, तो F ऑन 7 ड्यू टू 1 जो होगा, जो कि क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q7 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक। और F ऑफ 7 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q7 अपॉन R2 स्क्वायर, और इसी तरह सारे होंगे। तो जो F होगा नेट, F जो नेट होगा वो क्या होगा, F7 ड्यू टू 1 प्लस F7 ड्यू टू 2 प्लस F7 ड्यू टू 3 प्लस डॉट एन तक, ठीक। और यहां पे हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और Q7 कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर डॉट Qn अपॉन Rn का स्क्वायर।
ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्ज कहता है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा, मतलब कूलम्स लॉ टॉपिक, क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है, जो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर है, हम लोग कहेंगे जो कि R होगा, R वेक्टर, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R वेक्टर का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, ठीक। और यहां से हमको पता है कि R यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, R यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, R यूनिट वेक्टर की मतलब हमारा पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक। भाई यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ पोजीशन हो और मतलब जिसकी वैल्यू जो हो यूनिट हो, उसकी वैल्यू यूनिट हो यानी कि 1 हो उसकी वैल्यू, और मैग्नीट्यूड उसका 1 हो और उसमें डायरेक्शन हो, ठीक है, उसमें डायरेक्शन हो। तो हम ये 1 कैसे लाते हैं भाई, जो हमारे पास टोटल वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या था, मान लीजिए 24 था, ठीक, 24 i कैप, ठीक। तो इसको अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो भाई हमारे पास ये i कैप बच जाएगा, और i कैप क्या होगा, हमारा यूनिट वेक्टर होगा। i कैप ही तो हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा, ठीक। तो जब इसी चीज को हम उठा के यहां रख दें, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर R, ये हमारा बन जाएगा भाई, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या रखा, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R असल में ये है क्या, यही तो है R के बराबर है R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ठीक, यही तो है हमारा, यही तो है भाई। जो जैसे भाई जितना ये मैग्नीट्यूड होगा इसका, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा वही तो इसकी डिस्टेंस होगी बिना बीच की। तो यहां से फाइनली हमारी ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बन जाता है, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फाइनली बन जाता है। तो एक टॉपिक और बचा है, यहाँ पे एक टॉपिक और है जो कि है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे कोई कंटिन्यूअसली बॉडी कोई है जिसमें कंटिन्यूअसली चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बस हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई वायर है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें हमारा कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने एक वायर ले लिया, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी हमने लेंथ मान ली कैपिटल एल है, मान ली। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे कितना चार्ज होगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है मान लीजिए, ठीक। तो और इसको हमने पोजीशन वेक्टर वाला कुछ नहीं करते हैं, इसको हमने R मान लिया, ठीक। तो इसकी वजह से फोर्स होगा F
हमने माना पहले तो सबसे पहले यहाँ माना कि इसकी जो डिस्टेंस है, एक छोटे डिस्टेंस ले लेते हैं, वो डीएल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डीएल। तो इस डीएल की वजह से पहले इस पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, इस डीएल की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, पहले वो हम लोग पता करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ हमने कहा Q और Q, और यहाँ पे हमने कहा जो चार्ज है जो उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी, हमने चार्ज डेंसिटी से पहले वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हमने कह दिया जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वो हमको क्या बताता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से अगर हम किसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, डीएल को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डीएल की वजह से क्यू पे लगने वाला चार्ज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि डीएल का चार्ज पता चल जाएगा। डीएल क्या है? छोटा सा पॉइंट है या छोटा सा एक सेगमेंट है इस पूरे वायर का। ठीक, और उसमें कितना चार्ज है भाई? ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, तो उसकी वजह से डीएल पे कितना चार्ज होगा, हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो जब ये पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये डीएफ है, इस छोटे से पॉइंट की वजह से लगने वाला फोर्स, ये डीएफ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें भाई। ये कांस्टेंट है, इधर ना करके यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट करें, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एफ बन जाएगा, और ये कांस्टेंट को बाहर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट कब तक करेंगे? टिल एल, जब तक ये डीएल की वैल्यू एल ना बन जाए पूरी। ठीक, वैसे शुरुआत में डीएल होगा यहां से लेंगे, एक छोटे से यहां से पॉइंट से लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एल तक, पूरा कैपिटल एल तक, जब तक डीएल की वैल्यू कैपिटल एल ना बन जाए तब तक हम इंटीग्रेट करते रहेंगे। किसको? क्यू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डीएल। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन? तब जब हमारे पास एक वायर के रूप में, यानी कि एक वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब हमारे पास कोई 2D फिगर हो। जब हमारा 2D फिगर होगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, हमारी चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, और चार्ज डेंसिटी बदलने की वजह से ये लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वहां पे हम एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, यानी कि डीवी लेंगे। ठीक, तो बस सब कुछ यही सेम रहेगा, क्या बन जाएगा? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रल क्यू, और इंटीग्रल कब तक करेंगे? जब तक ये पूरा सरफेस के बराबर ना हो जाए। क्या? डीवी पूरा सरफेस के बराबर ना हो जाए, कैपिटल एस, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे डीएस, सॉरी ये डीएस, क्या है ये? डीएस। ठीक, हमारा दूसरा हो गया जब हमारा 2D फिगर होगा। जब मान लीजिए हमारे पास कोई 3D फिगर की वजह से हमारे पास चार्ज के एक छोटे से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डीवी। यूनिट वॉल्यूम, यहाँ हमने कह दिया एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे डीवी। ठीक, और इस डीवी को इसके जो चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो होती है। ठीक, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पॉइंट पे कितना चार्ज है ये हमको पता चल जाएगा इससे, और इसी को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारी फाइनली क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल कब तक करेंगे? V तक, क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर डीवी। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया है? देखिए कुछ नहीं है, वही चीज है, क्यू है, बस दूसरे क्यू की जगह हमारा लैम्डा डीएल और रो डीएस, और नहीं सॉरी सिग्मा डीएस और रो डीवी, बस ये इतना आ गया, बस बाकी चीजें वही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कूलम्स लॉ का, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और अल्टीमेटली पढ़ाई करें। ठीक है,
तो थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।